वी आर स्टार्टिंग विद द फोर्थ लेक्चर ऑफ प्रोबेबिलिटी। फोकस क्या है? फोकस ये है कि जो होमवर्क के क्वेश्चंस थे उसको ज़रा थरली डिस्कस कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग पढ़ें, तब तक मैं अंडरलाइन करता हूं जिस तरह आपको अंडरलाइन करना चाहिए। अंडरलाइन सिर्फ उतना हिस्सा करें जो कि ज़रूरी है। करीम के काम पे जाते हुए रास्ते में 3 सिग्नल आते हैं, उन तीनों सिग्नल में इसकी प्रोबेबिलिटी रुकने की 0.4, 0.8, 0.3 रिस्पेक्टिवली है। एक सिग्नल पे रुकने का दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं है। पहला पार्ट आपको ट्री डायग्राम बनाना है। अच्छा, ट्री डायग्राम जब हम बनाते हैं तो पहली चीज़ ये है कि हम लोग उसके साथ आउटकम्स भी लिखते हैं, प्रोबेबिलिटीज़ भी मल्टीप्लाई करते हैं। वो एक्स्ट्रा काम हम अगले पार्ट्स के लिए करते हैं। ट्री डायग्राम का मतलब है उसकी ब्रांचेस, उनकी प्रोबेबिलिटीज़, उनके शॉर्टकट्स, जो भी उनके नाम है वो लिखना। वहाँ तक ट्री डायग्राम पूरा है। तो पहले मैं ये काम कर दूँ। सबसे पहले मैं ये करता हूँ कि मैं ब्रांचेस बनाता हूँ। ये 2 ब्रांचेस बनेगी, या वो रुकेगी या नहीं रुकेगी। पहली ब्रांच के आगे फिर से 2 ब्रांचेस। रूलर से बना ले बेहतर है, कोई ज़रूरी नहीं है, बस ज़रा जगह खाली रखें। जैसा अभी आगे क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन में तो वैल्यूज़ ही ऐसी हैं या उसमें सिनेरियो ही ऐसे है कि वो तो बहुत गजपिच होगा, ठीक है। बट दैट इज एन एक्सेप्शन, नॉर्मल क्वेश्चन ऐसा होता है। अब इसके ऊपर लेबलिंग क्या करेंगे? लेबलिंग करेंगे फर्स्ट सेट ऑफ लाइट्स, या हमारे हिसाब से सिग्नल, सेकंड सेट ऑफ सिग्नल, थर्ड सेट ऑफ सिग्नल्स। रुकना, जाना, सो स्टॉप एंड गो। हर जगह में एस और जी। एग्जामिनर को बता दिया करे कौन से सिंबल का क्या मतलब है, क्योंकि आप देखते हैं कभी कभार एग्जामिनर उस जगह पे पूरा जुमला लिखता है, ठीक है। तो हमें इतना टाइम तो वेस्ट नहीं करना है। तो आप यहां बता देंगे एस का मतलब है स्टॉप और जी का मतलब है गो। ये पहली चीज हो गई। पहले वाले में स्टॉपिंग 0.4 है, अगले वाले में स्टॉपिंग 0.8 है, इससे अगले में स्टॉपिंग 0.3 है। तो 0.4 के नीचे आया 0.6, 0.8 2 मरतबा आया, 0.2 2 मरतबा आया, 0.3 मैंने पहले 4 मरतबा लिख दिया, और यहां पर आ गया 0.7, 0.7 एंड सो ऑन। अब ये मेरा ट्री डायग्राम कंप्लीट हो गया। आउटकम्स एक्स्ट्रा है, ज़रूरी है अगली वर्किंग के लिए, लेकिन ट्री डायग्राम का हिस्सा नहीं है सच, और प्रोबेबिलिटीज तो वाकई एक्स्ट्रा है। अब सेकंड पार्ट देखें क्या कह रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी करीन हैज टू स्टॉप एट ईच ऑफ द फर्स्ट 2 सेट ऑफ लाइट्स बट डज नॉट हैव टू स्टॉप एट द थर्ड। तो अब सेकंड में इसका साफ साफ मतलब है कि करीन का एक ऑर्डर डिस्क्राइब्ड है। पहले में रुकेगी, दूसरे में रुकेगी, तीसरे में नहीं रुकेगी। तो पहले में रुकना इस 0.4, दूसरे में रुकना इस 0.8, लेकिन तीसरे में रुकना 0.3 है, ना रुकना इस 0.7। अब बीच बीच में जो हिंटर्स मैं बताऊंगा वो गौर से सुनते जाएगा। जब आप लिख रहे हैं, जब आप सोच रहे हैं, तो इसमें आप उस वक्त कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करें, यू वुड गेट डिस्ट्रैक्टेड, ठीक है। मशवरा है, मानना ना मानना आपके ऊपर है। पहले लिखे 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 पूरा लिख ले, पूरा क्वेश्चन सजा दे। आप समझते कि डेकोरेशन कर रहे हैं। जब आप एक चीज से फारिग हो गए, अब आपने अपने जहन का बोझ कागज पे मुंतकिल कर दिया, आपने ट्रांसफर कर दिया। अब आप आराम से जब कैलकुलेटर इस्तेमाल करें तो सिर्फ कैलकुलेटर इस्तेमाल करें, 2 चीज़ों को मिक्स नहीं करें। यहां कर दिया, एग्जामिनर तो नहीं देख रहे हैं ना कि आपको राइट अवे बजट आपका राउंड है कि आपको इसी वक्त बटन दबा के आंसर देना है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। लिख दिया, छोड़ दे, बी रिलैक्स्ड। हाँ, कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है और कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से आएगा। तीसरा पार्ट ये है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अब मैं इसकी बात कर रहा हूं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी करीन हैज टू स्टॉप एट एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 सेट ऑफ लाइट्स। अब यहां पर 3 ऑप्शंस है। वो 2 पे रुकेगी, मैं पहले ऑर्डर ही चेंज कर दूं, और
यूं करके मैंने लिख दिया। 2 पे रुकेगी एंड ग्रीन फॉर गो, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, टेकन केयर ऑफ, हो गया। अब आपकी मर्जी, आप ट्री डायग्राम के आगे उसके आउटकम्स लिखें। आपकी मर्जी कि आप यूं भी कर सकते हैं कि फर्स्ट सेट ऑफ लाइट, सेकंड सेट ऑफ लाइट, थर्ड सेट ऑफ लाइट, जो स्टॉप है मैं सिर्फ उसकी प्रोबेबिलिटी लिख रहा हूं, मैं बल्कि यूं लिख रहा हूं, स्टॉप लिख रहा हूं, गो लिख रहा हूं, सिर्फ ऐसे ही उसको सजावट के लिए। पहले वाले में 0.4 है तो ये वाला है 0.6, ये वाला 0.8 है तो ये वाला है 0.2, ये वाला 0.3 है तो ये वाला है 0.7। ठीक है, अब गौर से देखेगा। SSG, यहां से S उठाया, यहां से S उठाया, यहां से G उठाया, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन। अब मैं लिखूंगा, सो SSG is 0.4 into 0.8 into 0.7। अगले वाले में दूसरे कलर का मार्कर उठाता हूं, ब्लू कलर का, SGS, ये हो गया S, ये हो गया G, ये हो गया S, so therefore this is 0.4 multiplied by 0.2 multiplied by 0.3। तीसरे ऑप्शन में आए, तीसरे कलर का मार्कर उठाते हैं, that is GSS, ये हो गया G, ये हो गया S, ये हो गया S, so therefore this is 0.6 into 0.8 into 0.3। शायद अगर एग्जामिनर मुझसे ना कहता कि ट्री डायग्राम ना बनाए तो मैं बनाता भी नहीं, क्योंकि मुझे ये टेबल से पिक एंड चूज ज़्यादा इजी लग रहा है। ठीक है, और आगे एक और क्वेश्चन आएगा, उसके अंदर भी इंशाल्लाह हम लोग यही करेंगे, ये सबको ऐड करेंगे एंड देन यू गेट द आंसर। एक और एग्जामिनेशन की टिप सुन लें। 0.4 का मतलब है 4/10, 0.8 का मतलब है 8/10 या 7/10 या 3/10। तो आपको पता है नीचे 10 10 10 है, 1000। तो अगर कैलकुलेटर से जान बचानी है, वही वाली बात है, मशवरा दे रहा हूं, मानना ना मानना आपकी जिम्मेदारी। तो यू कैन सिंपली मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर। पहले वाले में 4 into 8 into 7, तो सिर्फ इतना मल्टीप्लाई कर दे, नीचे 1000 लिख दें। अगले वाले में 4 2 3 मल्टीप्लाई कर ले, अगले वाले में 6 8 3 मल्टीप्लाई कर ले, नीचे 1000 लिख ले, तो आपको एक तरीके से आसानी हो जाएगी। अगेन इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस, सम पीपल आर मोर यूज्ड टू द कैलकुलेटर, सम पीपल, वेरी फ्यू पीपल आर यूज्ड टू फ्रैक्शंस। अब आ जाए तीसरे लास्ट पार्ट पे। व्हाट इज द लास्ट पार्ट? फाइंड द प्रोबेबिलिटी that Kareen has to stop at the first set of lights। क्या लिखा है? Given she has to stop at exactly 2 sets of light। Given का जो आंसर है, जो कंडीशन है, that is answer of part 3। Make sense? हमेशा डबल चेक किया करें जुमला। बहुत ज्यादा परसेंटेज वही होता है, कभी कभार बिल्कुल उलट हो जाता है। कभी कभार होता है शी हैज टू स्टॉप और उसका उलट गिवन में आ जाएगा शी हैज टू गो। समझाने के लिए कह रहा हूं। यहां पे जो जुमला लिखा हुआ है, करीन हैज टू स्टॉप एट एग्जैक्टली 2 सेट्स ऑफ लाइट आउट ऑफ 3, वो तो आपने पार्ट 3 में निकाल लिया। अब उसमें से तो फिर से मैं पार्ट 4 के लिए लिख रहा हूं कि डिनोमिनेटर मैं लिख देता हूं, मैं उसके कॉन्सेप्ट्स लिख देता हूं, SSG, SGS प्लस GSS, ठीक है, प्लस GSS। अब करीन को कितनी मरतबा रुकना है? शी हैज टू स्टॉप एट द फर्स्ट सेट ऑफ लाइट्स। गिवन तो नीचे लिख दिया, तो दिस इज फर्स्ट सेट ऑफ लाइट, दिस इज फर्स्ट सेट ऑफ लाइट, इररिस्पेक्टिव ऑफ, कोई ताल्लुक नहीं है कि दूसरे पे रुक रही है या जा रही है। तो बेसिकली दिस वन, दीज 2 फ्रैक्शंस विल गो अप, यानी दीज 2 प्रोबेबिलिटीज वुड गो अप। सही है? अच्छा जी, अब हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं। इट सेज, आप लोग पढ़ते जाएं, मैं अंडरलाइन करता जाऊंगा। he tosses a fair coin twice। पहले इसके ऊपर अभी वर्किंग करेंगे, इसके ऊपर जरा देख लेते हैं, कहानी यहां से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं ये कहूं कि टॉस अ फेयर कॉइन, इंसाफ वाला कॉइन, ट्वाइस, इसका मतलब है हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी बराबर है। ये उन चीज़ों में से जो बार बार आपकी ज़िंदगी में आता रहेगा और इसकी जो वर्किंग है वो घूम फिर कर आती है।
आपने 2 ब्रांचेस बनाई, प्रैक्टिस हो जाएगी, ब्रांचेस की भी जरूरत नहीं होगी। दिस इज हेड, दिस इज टेल, हेड टेल, हेड टेल, 4 ऑप्शन से। डबल हेड सबसे नीचे, डबल टेल, पहला हेड दूसरा टेल, पहला टेल दूसरा हेड। अच्छा, ये असूल भी याद रखें कि अगर किसी चीज की प्रोबेबिलिटी बराबर है तो जो फाइनल आंसर्स आएंगे उन सब की भी प्रोबेबिलिटीज बराबर होगी। क्या मतलब है? हेड और टेल हाफ हाफ, यहां भी हाफ, हर जगह तो सेम ही आ रही है, तो जो फाइनल आंसर्स हैं वो 1/4 1/4 1/4 1/4 आएंगे। सही है? अच्छा, अब क्या चाह रहे? अब ये चाह रहे, अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। रावी या रवि जो भी है उसके पास पैसे सिर्फ एक राइट के लिए, अब वो कैसे डिसाइड करें? ही टॉसेस अ फेयर कॉइन ट्वाइस। तो अब ये पैरामीटर है, स्ट्रैटेजी है जिससे वो डिसाइड करेगा। इफ ही गेट्स 2 हेड्स ही विल गो टू द एलिफेंट राइट। तो हाथी पे जाने के लिए उसको डबल हेड चाहिए, डबल हेड की प्रोबेबिलिटी है 1/4। सही है? अगला क्या है? इफ ही गेट्स 2 टेल्स वो कैमल राइड पे जाएगा, तो कैमल पे जाने के लिए डबल टेल चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/4, उल्टे हाथ पे लिखी हुई है। लेकिन इफ ही गेट्स 1 ऑफ ईच ही गोस ऑन द जंगल ट्रैक्टर। तो जंगल ट्रैक्टर JT वो कब जाएगा? जब या तो पहला हेड दूसरा टेल आएगा या पहला हेड दूसरा टेल आएगा, वो है 2/4 यानी कि हाफ। सही है? अब कहानी स्टार्ट हुई है। ये सिर्फ ये वर्किंग के, अगर बाद में तो इसका कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा सो यू कैन कोट इट डायरेक्टली। ये वर्किंग करने के वो आपको 2 मार्क्स दे रहे हैं, क्योंकि अभी क्वेश्चन ऑफिशियली स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी ट्री डायग्राम ऑफिशियली स्टार्ट नहीं हुआ। अभी तो रवि सिर्फ ये सोच रहे कि मैं ये कॉइन टॉस करूंगा और इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। मैथमेटिकल बच्चा है, हर चीज मैथ्स के हिसाब से करता है। अब ये कह रहे हैं द प्रोबेबिलिटीज दैट रवि इज फ्राइटेंड। ठीक है, रवि डरता भी है। द प्रोबेबिलिटी दैट रवि इज फ्राइटेंड ऑन ईच ऑफ द राइड्स आर एज फॉलोज। एलिफेंट और कैमल और जंगल ट्रैक्टर, पढ़ा लिखा एग्जामिनर है, इसीलिए हर चीज को उसने रिड्यूस नहीं किया ताकि आपकी वर्किंग में आसानी हो। ड्रॉ अ फुली लेबल्ड ट्री डायग्राम शोइंग द राइड्स रवि को टेक एंड वेदर और नॉट रवि इज फ्राइटेंड। ये वैसा ही सवाल है जैसे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमने स्टार्ट किया। अ पर्सन ट्रैवल्स टू वर्क बाय 3 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कार, बस एंड ट्रेन। कार की 50% और बस की 30% और ट्रेन की 20%, ऐसी कुछ इस्तेमाल की होगी। ही कुड बी ऑन टाइम, ही कुड बी लेट, ये वही चीज़ है। ऑन टाइम और लेट की जगह क्या आ गया? फ्राइटेंड एंड नॉट फ्राइटेंड। 3 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की जगह क्या आ गया? टेक्निकली ये भी ट्रांसपोर्ट है, फन वाला। ठीक है, एलिफेंट की राइड और कैमल की राइड और जंगल ट्रैक्टर। तो अब जो आपका सवाल बनेगा, अब जो आपका क्वेश्चन बनेगा, सिर्फ मैं ट्री डायग्राम बना के आगे के लिए मैं आपके लिए छोड़ दूंगा, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन। ये वाला है काइंड ऑफ राइड्स। दिस इज पहला क्या था? पहला था एलिफेंट, दूसरा है कैमल, तीसरा है जंगल ट्रैक्टर। तो ये है 1/4, ये है 1/4। मैं भी जानते हुए इसे रिड्यूस ना करने के लिए 2/4 इस्तेमाल कर रहा हूँ। और हर एक के आगे 2 ऑप्शंस मौजूद हैं। वो 2 ऑप्शंस क्या हैं? वो 2 ऑप्शंस है कि डर गया या नहीं। तो एक मिनट, दिस इज फ्राइटेंड, नॉट फ्राइटेंड, नॉट फ्राइटेंड, नॉट। और वो प्रोबेबिलिटीज है 6, 7 एंड 8। सो 6 ओवर समथिंग, 7 ओवर समथिंग, 8 ओवर समथिंग, यहाँ 10, यहाँ 10, यहाँ 10, 4 ओवर 10, 3 ओवर 10 एंड 2 ओवर 10। आगे की कहानी मैं सिर्फ पढ़ के सुना देता हूँ। रवि goes on a ride. Find the probability he is frightened. Elephant frightened, camel frightened, JT frightened. यही नेचुरली वो होगा। क्या होगा? कंडीशन। लेकिन इस मर्तबा अननेचुरली नहीं है। ठीक है, अब इसने चेंज कर दिया। देखिए, बोल्ड लेटर्स इसीलिए इस्तेमाल किया कि आप अपने जज्बात की रॉ में बह नहीं जाएं और उसी चीज़ को पता चला आपने नीचे लिख दिया। अब उसका बिल्कुल उलट आ गया। मसला तो ये है कि ये आंसर को मैं 1 से सब्ट्रैक्ट करूं, सो आई विल गेट द आंसर फॉर द डिनोमिनेटर फॉर द सेकंड वन। लेकिन मसला है कि मुझे तो टुकड़ों की जरूरत है ना, उन टुकड़ों में से मैं ऊपर लिखूंगा। तो लेट मी डू द कैलकुलेशन अगेन।
सो देयरफॉर यहां पे रवि इज नॉट फ्राइटेंड, एलिफेंट नॉट, कैमल नॉट, और क्या है जेटी, सिर्फ मैं जे लिख रहा हूं नॉट। ये आपका कंडीशन हो गया, ये आपका डिनोमिनेटर हो गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ही वेंट ऑन अ कैमल राइड, तो कैमल राइड वाली चीज ऊपर चलेगी। सही है। अच्छा जी, मारिया वाला शायद हमने क्लास में किया था, आपकी क्लास में या दूसरी क्लास में हमने किया था। एक मरतबा क्वेश्चन पढ़ ले, बट दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। मारिया चूजेस अ टोस्ट फॉर हर ब्रेकफास्ट विद प्रोबेबिलिटी 0.85। तो या तो वो टोस्ट खाएगी या कुछ और खाएगी, खाएगी नहीं खाएगी, भूखी है, मेरा मसला नहीं है। इफ शी डज नॉट हैव अ टोस्ट शी हैज अ ब्रेड रोल। नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, मैं भी आधा पढ़ा है और आधा अपनी तरफ से सोचना शुरू कर दिया मारिया के बारे में, मारिया के नाश्ते के बारे में। इफ शी डज नॉट चूज टोस्ट शी चूजेस अ ब्रेड रोल। तो टोस्ट वर्सेस ब्रेड रोल 85%, 15%। इफ शी चूजेस टोस्ट, बहुत मुश्किल जिंदगी इसकी, then the probability that she will have a jam on it is 0.8. If she has a bread roll, then the probability she will have a jam on it is 0.4. दो ब्रांचेस, टोस्ट और ब्रेड रोल, जैम नो जैम, जैम नो जैम। मेरे ख्याल से इसमें जैम वाली तो कोई बात नहीं है, आसानी है, ठीक है। अब ये आया खतरनाक क्वेश्चन, द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ ट्री डायग्राम इन माई एक्सपीरियंस। इन अ टीवी शो Peter answers questions one after the other, stopping as soon as a question is answered wrongly. ठीक है, मुझे लगता है स्लम डॉग मिलियनेयर के ज़माने का क्वेश्चन है, क्योंकि अभी आप पढ़ते जाएंगे तो एक बिल्कुल पता चलेगा उसी मूवी कॉन्टेक्स्ट में। The probability that Peter gives the correct answer himself is 0.7. अगला, Peter gives a wrong answer himself, 0.1. अगला, Peter decides to ask for help is 0.2. अब मदद भी दो तरह की होगी, वो आगे देखेगा। अब वो क्या कह रहे हैं? अब वो कह रहे हैं ऑन द फर्स्ट ओकेजन, एक एक लफ्ज अहमियत का है। पहली मर्तबा जब पीटर हेल्प मांगेगा वो ऑडियंस से मांगेगा। The probability that the audience give the correct answer to any question is 0.95. The information is shown in the diagram below. और यहां पर पहली वाली पार्ट की वर्किंग आसान है, वो अभी हम करते हैं। लेट मी गो विद द फ्लो। अब क्या चाहिए उसको? अब इसको चाहिए, पार्ट 1 को इग्नोर करके मैं कह रहा हूं, ऑन द सेकेंड ओकेजन दैट पीटर डिसाइड्स टू आस्क फॉर हेल्प ही फोन्स अ फ्रेंड। दूसरी मर्तबा दोस्त से मदद मांगेगा। द प्रोबेबिलिटी दैट हिज फ्रेंड्स गिव्स द करेक्ट आंसर इज 0.65। ठीक है, पहली मर्तबा ऑडियंस, दूसरी मर्तबा दोस्त। इसका 65%, 35% वो है। अब ये क्वेश्चन किस सेंस में कहना चाहिए कि ये एग्जैक्ट जैसे वो ब्रांचेस सारी एक जैसी आती है ना, वैसी नहीं आएंगी। दैट्स व्हाट मेक्स दिस क्वेश्चन डिफिकल्ट। सिर्फ ये मुश्किल है इसके अंदर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी फर्स्ट 2 क्वेश्चंस आर आंसर्ड करेक्टली। मार्क्स कितने लिखे हुए? 6 मार्क। दैट्स अ बिग नंबर। कितने मार्क का पेपर है? 50 में से 6, 12% तो ये एक पार्ट कैरी करता है। इससे अंदाजा लगा ले कि टेक्निकल है बड़ा। जब ये पार्ट 2 हो जाएगा तो पार्ट 3 तो बच्चों वाला है, उसमें कोई मसला नहीं, वही कंडीशन नीचे रखी, उसमें से मतलब की चीज ऊपर। अब मैं सबसे पहले तो इसका पार्ट 1 निपटा देते हैं। पार्ट 1 क्या है? शो दैट द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, एग्जामिनर ने इतने लंबे लंबे जुमले लिख दिए, नेचुरली वो सारी बातें पीटर के बारे में ही थी। तो ये सी लिखना चाहिए उसको, ये डब्ल्यू लिखना चाहिए, ये हेल्प लिखना चाहिए, यहाँ पे ऑडियंस यूं करके लिखना चाहिए। ठीक है, ये ऑडियंस लिखा आपने, ये यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखना चाहिए, क्योंकि मैं भी आपको सेटअप बता रहा हूं कि अगले में क्या होगा। इसके बाद आंसर्स करेक्टली सिर्फ सी लिखें और आंसर्स रॉन्गली सिर्फ डब्ल्यू लिखें। शो दैट, पहले पार्ट की बात कर रहा हूं, शो दैट द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट क्वेश्चन इज आंसर्ड करेक्टली इज 0.89। फिर से एम्फेसाइज कर रहा हूं, बार बार करता रहूंगा, पहले सोचने का काम है, बाद में लिखने का, तीसरा कैलकुलेटर। 3 काम करने हैं। अपने दिमाग में सोचना है, कागज पे लिखना है, कैलकुलेटर इस्तेमाल करना है। पहला काम यह है कि पीटर पहला क्वेश्चन कैसे आंसर कर सकता है। हो सकता है अपने बलबूते पर, और हो सकता है उसने मदद दी जो कि ऑडियंस से लेगा और उसने सही बता दिया। तो पहला पार्ट तो बहुत आसान है, दैट इज सी ऑल अलोन या एच
एंड सी, एच के बाद वाला सी। तो पहला वाला सी है 0.7, एच की प्रोबेबिलिटी 0.2 है, मल्टीप्लाइड बाई 0.95, इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा 0.89। अब ये इसने एक पैटर्न बनाया। नाउ द पैटर्न विल गेट डिफिकल्ट, क्योंकि ये 1 मार्क का था, आगे अचानक 6 मार्क आ रहे। अब यहां पर मैंने ये ट्री डायग्राम तो अलग से लगा दिया, लेकिन इसका मुझे कोई फायदा नहीं है, तो मुझे अपने हिसाब से ही बनाना पड़ेगा। और सबसे पहले तो पहले क्वेश्चन का बनाता हूं, जगह ज़रा ज़्यादा रख दूं क्योंकि इसमें 1-2 मरतबा शायद मिटाना पड़ेगा या चीज़ें फिट नहीं आएंगी। ये ज़रा सा मैंने चौड़ा बना दिया। यहाँ मैंने लिखा फर्स्ट क्वेश्चन, तो ये मैं Q1 लिख रहा हूँ, और करेक्ट और रॉन्ग और हेल्प ये था 0.7, ये था 0.1 था और ये 0.2 था। अच्छा, अगर पहला सवाल ही करेक्ट हो गया तो दूसरे सवाल की नौबत आएगी, यानी दूसरा सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं फिर से इसी को आगे जरा सा यूं करके मैं बना देता हूं। सो फॉर सो गुड। अब मैं ऊपर क्या लिखूं, मैं इस जगह पे क्वेश्चन 2 लिख रहा हूं और इस जगह पे करेक्ट और रॉन्ग और हेल्प, और यहां पे लिखा 0.7, 0.1, 0.2। इसमें ज़रा सा सब्र चाहिए। मेरा एक और सवाल आपसे, W के आगे कुछ आएगा? क्योंकि एक जुमला था वो मैं पढ़ लेता हूं, क्योंकि अगर हमने उस पर एम्फेसाइज नहीं किया तो हम लोग कर लेते हैं। इन अ टीवी क्विज शो, पहला जुमला पढ़ रहा हूं, पीटर आंसर्स अ क्वेश्चंस वन आफ्टर द अदर, स्टॉपिंग एज सून एज द क्वेश्चन इज आंसर्ड रॉन्गली। रॉन्ग जवाब दिया, वर्किंग खत्म। सही है, तो इसका मतलब है रॉन्ग के आगे तो कुछ भी नहीं होगा। ये एक सिनेरियो हो गया। अच्छा, दूसरा सिनेरियो, जो H है इसके आगे जैसे बना हुआ था वो फिर से बना ले। तो H के आगे ये 3 चीजें बनी हुई थी, थोड़ा सा और चौड़ा करते हैं इसको। 2 थी, माय बैड। ठीक है, मैं उसी को 3 कर रहा हूं, थैंक यू। सो दिस इज आई थिंक करेक्ट और रॉन्ग। तो ये ऑडियंस वाला है ना, पहले OD वाला है, और ये है 0.95 करेक्ट एंड 0.05 विच इज रॉन्ग। यहां तक सही है। अगर उसने ऑडियंस की बेसिस पे सवाल का जवाब दे दिया, उसको एक और चांस मिलेगा। तो आप कह रहे एक और चांस मिलेगा, तो फिर से नौबत आ सकती है इस चीज की कि यहां पे अब मैं ग्रीन कलर इस्तेमाल कर रहा हूं। ये है इसका क्वेश्चन 2। तो अब इसका क्वेश्चन 2 है, दैट इज करेक्ट, दैट इज रॉन्ग, दैट इज हेल्प, दैट इज 0.7, दैट इज 0.1, दैट इज 0.2। अब कुछ रह गया? फ्रेंड कहाँ आएगा? दूसरी मर्तबा जब वो हेल्प मांगेगा तो अब फ्रेंड से हेल्प मांगेगा। तो अब यहां पर आ गए 2 ब्रांचेस, और यहां पे मैंने लिखा है फ्रेंड, और यहां पे मैंने लिखा है करेक्ट और रॉन्ग। लेकिन ऑफ कोर्स इसकी प्रोबेबिलिटीज डिफरेंट है क्योंकि इतना पढ़ा लिखा दोस्त नहीं है। सो दैट्स 0.65 एंड 0.35। अब आराम से देख ले, कोई चीज रह तो नहीं गई है। तो बड़ा जानदार क्वेश्चन है, चौकन्ना रहना पड़ता है। अच्छा, अब हम सोचते हैं कि दोनों कैसे सही आंसर होंगे। मैं जरा खड़े होकर आपको बताऊं। अपने बलबूते पे करेक्ट, दैट्स वन ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, पहला अपने बलबूते पे, यहां आगे और भी तो बनाना है, आप लोग कह रहे सब हो गया। दूसरा, अगर उसने अपने बलबूते पे नहीं दिया तो अब वो फिर से हेल्प मांगेगा। किससे मांगेगा? ऑडियंस से, क्योंकि उसकी वो पहली हेल्प है। सो देयरफॉर दिस इज OD, दिस इज C, दिस इज W, दिस इज 0.95, दिस इज 0.05। मुफ्त के 6 मार्क्स। सही है? ये सही है। आपको खुद चौकन्ना रहना पड़ेगा। पहला करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन, फर्स्ट बाय हिमसेल्फ, दूसरे में फंसा, पहली मदद मांगी तो ऑडियंस से मांगी। अगला ऑप्शन, पहले ही में ही हेल्प मांगी, ऑडियंस से सही करवाया और खुद ब खुद सही कर लिया।
चौथा ऑप्शन, पहले में हेल्प ऑडियंस ने सही जवाब दिया, दूसरे में हेल्प फ्रेंड ने सही जवाब दिया। सही है? आई थिंक द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन। सो देयरफॉर पहला ऑप्शन सीसी है। एक साथ प्रोबेबिलिटी लिखता हूं, दैट इज 0.7 इंटू 0.7। अगला ऑप्शन क्या था? अपने बलबूते पर, तो 0.7। फिर इसने हेल्प ली विच इज 0.2। फिर ऑडियंस ने सही जवाब दिया, ऑडियंस का करेक्ट, दैट इज 0.95। यहां तक सही है? अच्छा जी, अब आ जाए तीसरे पर। तीसरे में पहले क्वेश्चन में हेल्प ली, ऑडियंस ने करेक्ट बताया और दूसरा अपने बलबूते पे सही किया। तो पहले में हेल्प 0.2 और फिर 0.95, अपने बलबूते पे सही किया 0.7। अगला, पहले में हेल्प, ऑडियंस ने करेक्ट बताया, दूसरे में हेल्प और फ्रेंड ने करेक्ट बताया। सो देयरफॉर हेल्प 0.2 है, ऑडियंस 0.95 है एंड हेल्प 0.2 है, फ्रेंड इज 0.65। ये आपको 6 मार्क दिलाएगा। समझे? 4 मार्क ये लिखने के होंगे, 2 मार्क वो ब्रांचेस ड्रॉ करने के होंगे। अब ये देख ले, ये ब्रांचेस वैसी नहीं है जैसे होती है, वो सिंपल नहीं है कि एक ही पैटर्न चल रहा है, नहीं, वेरी डिफरेंट। अब आखिरी पार्ट क्या है? दैट्स नॉट डिफिकल्ट। गिवन दैट द फर्स्ट 2 क्वेश्चंस वर बोथ आंसर्ड करेक्टली, नेचुरली ये जो जुमला है गिवन वाला वो यही है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट पीटर आस्क्ड द ऑडियंस। पीटर ने कितनी मर्तबा ऑडियंस को पूछा? 1 मर्तबा, 2 मर्तबा, 3 मर्तबा। तो ये जो 3 है, दैट इज द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज आंसर ऑफ पार्ट कौन सा था? 2। सही है? अब जरा सा पैटर्न चेंज करते हैं जी। 2 फेयर 12-sided डाइस विथ साइड्स मार्क्ड 1 से लेकर 12। अभी लोग जज्बाती हो जाएंगे। एंड द नंबर ऑन द साइड्स विच लैंड फेस डाउन आर रिकॉर्डेड, आर नोटेड। कभी फेस डाउन की बात करेगा, कभी फेस अप की बात करेगा, किसी एक फेस की बात करेगा, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। साइडों से तो देख ही नहीं सकता क्योंकि 4 साइडें होंगी। सॉरी, इसमें तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो 12-10 साइड है। ठीक है, नहीं पता कैसे खड़ा भी कैसे होगा, अल्लाह ही बेहतर जानता है। इवेंट्स Q and R are defined as follows. Q, product of the 2 numbers is 24. R, both numbers are greater than 8. ये Q मांग रहा है, ये R मांग रहा है, ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव पूछ रहा है, हाँ या ना, रीजन, जस्टिफिकेशन, और इंडिपेंडेंट हाँ या ना, जस्टिफिकेशन। ठीक है। अब सबसे पहला सवाल, जो कि सबसे पहली चीज जो लोगों के ऑप्शन में आई, क्योंकि नहीं उन्होंने उस दिन पॉसिबिलिटी स्पेस डायग्राम सीखा है, तो उन्होंने कहा पॉसिबिलिटी स्पेस ही बना ले, जान ही छूट जाएगी। जान इसलिए नहीं छूटेगी कि एक पार्ट में तो शायद वो तुक्का काम कर जाए। 144 पॉसिबिलिटीज है, 12 का स्क्वायर है। ठीक है, 3 डायमेंशन नहीं है, E1 वाला क्वेश्चन नहीं है, 216 वाला, लेकिन 144 ऑप्शंस हैं। तो वो इतने चंद ऑप्शन के लिए व्हाई वुड यू वांट टू डू दैट के प्रोडक्ट के लिए इतना सारी वर्किंग करें? आसान तरीका क्या है वो भी देखते हैं। और जो सेकंड पार्ट है, बोथ नंबर्स आर ग्रेटर देन 8, तो वो तो बोथ नंबर्स को कोऑर्डिनेट के तौर पे देखेंगे, उसमें तो बेकार ही है पॉसिबिलिटी स्पेस डायग्राम। तो कभी कभार ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दैट इज मच मोर बेटर। अगर मैं बात करूं Q की, प्रोडक्ट इज 24, तो सीधा सीधा लिख लें 24 के क्या फैक्टर्स होते हैं। 1 और 24 भी होता है, मगर 24 मौजूद नहीं है। तो मेरे पास है 3 8 और 8 3। ये पहली क्लास मुझे मदद दे रही है। AB BA, रेड ब्लू, ब्लू रेड। यहां पे 2 12 और 12 2 और 6 4 और 4 6, किसी भी ऑर्डर में लिख ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 144 में से 6 पॉसिबिलिटीज है। तो पहली चीज तो आप ये लिखेंगे 12/12 इज 144 पॉसिबिलिटीज। प्रोबेबिलिटी ऑफ Q इज 6/144। लीव द आंसर एज इट इज, सुकून से रहने दे बेचारे को। अब बात करते हैं R। क्या लिखा है? बोथ नंबर्स आर ग्रेटर देन 8। ग्रेटर देन 8 डज नॉट इंक्लूड 8। एटलीस्ट होता, 8 शामिल होता,
लेसर देन 9 डज नॉट इंक्लूड 9, एक साथ समझा रहा हूं, अगर एट मोस्ट 9 होता तो 9 शामिल होता। अच्छा, अब मेरे पास बचे 9, 10, 11, 12, कुछ लोगों ने जवाब दिया द पॉसिबिलिटीज ऑफ 4, हमें तो दोनों में से लेना है। 9, 10, 11, 12 के कॉम्बोस लेने हैं। क्या क्या कॉम्बो हैं? 9, 9, 9, 10, 9, 11, 9, 12। इसी तरीके से 10 लिखे, मैं सारे लिखूंगा यहां पे, 10, 9, 10, 10, 10, 11 एंड 10, 12, 11, 9, 11, 10, 11, 11, 11, 12, similarly 12, 9, 12, 10, 12, 11 and 12, 12. कितना हो गए? 16. So therefore probability of R is 16 over 144. सही है? अब सीधे हाथ पे देखें और उल्टे हाथ पे देखें। अगर मैं आपसे कहूं कॉमन लेना है, और ये स्ट्रैटेजी हम एक और जगह भी इस्तेमाल करेंगे, ऐसा ही एक क्वेश्चन है, मुझे देखना है कॉमन है, तो मैं इन 6 को उनमें तलाश करूंगा, जो कम वालों को मैं ज्यादा में तलाश करूंगा। मौजूद है? नहीं है, हो भी नहीं सकते, क्योंकि 24 है, वहां सबसे छोटा प्रोडक्ट मैं निकालूंगा वो 81 होगा। सो देयर इज नथिंग इन कॉमन। When there is nothing in common, so probability of Q and R equals to 0, which makes it mutually exclusive. Yes, it's mutually exclusive because there is nothing in common. जुमला लिख दें, सेट नोटेशन लिख दें, बात एक ही है। अब ये कह रहे हैं क्या ये इंडिपेंडेंट है? क्या दो प्रोबेबिलिटीज नो मैटर जितनी छोटी हो, प्रोबेबिलिटी की कोई ना कोई वैल्यू होगी ना, वो मल्टीप्लाई करके 0 तो नहीं आ सकते। प्रोबेबिलिटी ऑफ Q एंड R, ये मैं इंडिपेंडेंट की वर्किंग कर रहा हूं। इज इट इक्वल टू, इज इट प्रोबेबिलिटी ऑफ Q इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R? ये 0 है, ये 6 over 144 है, ये 16 over 144 है। इट्स नॉट इक्वल, देयरफॉर इट्स नॉट इंडिपेंडेंट। तो वी कैन से विथ सर्टेनिटी एक जुमला ऐड कर सकते हैं, वो ये है कि जब भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, इट कैन नेवर बी इंडिपेंडेंट। मैथमेटिकली बात कर रहा हूं, जब वो होगा ही 0, तो जो भी बेचारी दो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी है वो कभी मल्टीप्लाई होकर 0 ही नहीं हो सकती। सब्ट्रैक्ट होकर 0 हो सकती है, दोनों की बराबर हो गई, मल्टीप्लाई होकर हो ही नहीं सकती है ना। सो जब भी वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, द आंसर फॉर इंडिपेंडेंट इज नन, इट्स नॉट पॉसिबल। अच्छा जी, अब ये एक क्वेश्चन है, ये जरा पढ़ ले, ये भी बड़ा जानदार क्वेश्चन है। 3 friends, Rick, Brenda and Ali, go to a football match but forget to say which entrance to the ground they will meet at. कहां मुलाकात करनी है बताना भूल गए। 4 entrances है, दोस्त 3 है, entrances 4 है, ठीक है। Each friend chooses an entrance independently। अब हर एक की कहानी उससे सुनाइए। The probability, फिर से 3 कलर, that Rick chooses entrance A is 1/3. The probabilities that he chooses the other 3 are all equal. सबसे पहले मैं बात करता हूं रिक की। तो अगर मैं रिक की बात करूंगा तो ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। ये 1/3 है, 1 - 1/3 is 2/3। 2/3 को 3 हिस्सों में बांट दे तो ये हो जाएगा 2/9, 2/9, 2/9। कैलकुलेटर जरा निकालें, एक आध जगह पे जरूरत होगी। अब बात हो रही है किसकी? ब्रेंडा की। ब्रेंडा इज इक्वली लाइकली टू चूज एनी ऑफ द 4 एंट्रेंसेस। तो अब ब्रेंडा की जो प्रोबेबिलिटीज है वो हर एक की 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 है। मैंने कैलकुलेटर 1/4 के लिए नहीं निकलवाया बाय द वे। यहां तक सही है। अब तीसरा कौन है? तीसरा है अली। अली चूजेस एन एंट्रेंस C is 2/7, एंट्रेंस D is 3/5। इन दोनों को जरा ऐड कर दें तो अली जो है वो C की प्रोबेबिलिटी है 2/7 और D की है 3/5। ऐड कर दिया, उसको 1 से सब्ट्रैक्ट करें, 4/35, डिवाइड बाई 2 करें, 2/35, 2/35। सो दिस इज 2/35 एंड दिस इज 2/35। एक मरतबा डबल चेक कर लीजिएगा।
आपने कहा आखिरी दो का सम 31 था, उसको 1 से सब्ट्रैक्ट किया तो 4 आया, 4 डिवाइड बाई 2 किया तो 2 आया, 2/35। जी मैं बिल्कुल समझा देता हूं और आसान उर्दू में समझाता हूं, फिक्र ही नहीं करें। वो ये है कि अली का सिनेरियो अलग है। इसमें यहां लिखा हुआ है, मैं ये हाईलाइटर हटा देता हूं शायद आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आ जाए। इसने कहा सी का एंट्रेंस की चूज करने की प्रोबेबिलिटी 2/7 है और डी की जो है वो है 3/5 और जो बाकी दो गेट्स हैं उनकी बराबर है। तो अब मैंने मैथमेटिक्स की क्या की वो मैं बता दूं। मैंने 1 - 2/7 और 3/5 को ऐड करके 1 से सब्ट्रैक्ट किया डिवाइड बाई 2 के। सही है? मैं उस पार्ट पे कंफ्यूज, जैसे आपने पिछले पार्ट्स में जब इक्वल था आपने डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 2 नहीं किया था, इसने नहीं किया कि इक्वल था डिवाइड बाई 4 किया। इसमें भी जैसे इक्वल है तो आपने इस बार डिवाइड बाय 2। ये क्वेश्चन आपके नाम का है, इससे आप कंफ्यूज हो गए। यहां पे ये है कि उसमें उसने कहा चारों की प्रोबेबिलिटी बराबर है, सुनते जाएगा। तो वो जो चारों की बराबर है तो मैंने 1 को 4 से डिवाइड किया, महसूस नहीं हुआ। यहां पे 1/3 है, 1 - 1/3 is 2/3 डिवाइडेड बाई 3 is 2/9। हर जगह की यहां अलग अंदाज से, ठीक है। अच्छा, अब ये सारी किस चीज की प्रोबेबिलिटीज है फिर से कि उस गेट पर पहुंचने की। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अभी हम क्वेश्चन नहीं पढ़ते, सिर्फ इसके ऊपर फोकस करते हैं। अगर मैं कहूं और मैं ये पार्ट्स लिख देता हूं ताकि आपके पास रिकॉर्ड में आ जाए, ऑल 3 फ्रेंड्स दे रीच गेट ए, बोले 1/3 1/4 2/35। कोई अभी कैलकुलेट नहीं करना, सिर्फ लिखना है। अगर मैं कहूं ऑल 3 फ्रेंड्स रीच गेट बी 2/9 1/4 2/35, मैं सारे लिख देता हूं इसलिए कि एक पार्ट में ये जरूरत पड़ेगी। ऑल 3 फ्रेंड्स रीच सी एंड ऑल 3 फ्रेंड्स रीच डी। तो सी के लिए क्या लिखूं? 2/9 1/4 एंड 2/7 एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 2/9 1/4 एंड 3/5। यहां तक सही है? अगर मैं कहूं, मैं पहले एक तो इसको ज़रा कॉपी पेस्ट करके मैं अगले पेज पे ले जाऊं क्योंकि यहां पे जगह कम पड़ेगी। ये वाला हिस्सा उठा लेते हैं। जो असल क्वेश्चन उसने पूछा है वो हम अगले पेज पे करेंगे, उसकी तैयारी इस पेज पे कर रहे हैं। आ जाए इस पे। अगर मैं कहूं कि क्या नाम है इनके, रिक एंड ब्रेंडा, रिक एंड ब्रेंडा दे रीच गेट ए बट अली रीचेस, अली डज नॉट रीच ए, कहीं और पहुंच गया अली क्योंकि उसको प्रेजेंट नहीं था उस वक्त। अब मैं क्या करूंगा, मैं रिक का ए की प्रोबेबिलिटी लूंगा, रिक एट ए दैट्स 1/3 एंड ब्रेंडा की भी ए की प्रोबेबिलिटी लूंगा दैट इज 1/4 और अली की ए ना पहुंचने की प्रोबेबिलिटी लूंगा। तो चूंकि ए की प्रोबेबिलिटी अली की 2/35 है तो ना पहुंचने की 33/35 है। सो देयरफॉर यहां पे अली की जानते बूझते मैं लिखूंगा 1 - 2/35। पहुंचना 2/35, कहीं भी और पहुंच गया, चारों में से कहीं ना कहीं पहुंचेगा, ठीक है। सो 1 - 2/35। यहां तक सही है? अब आ जाए असल क्वेश्चन पे, वो पूछ क्या रहे। पहला पार्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ये भी 4 मार्क के। फाइंड द प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 2 फ्रेंड्स विल चूज एंट्रेंस बी। आपके लिए पहले मैं आसान करता हूं, मैं एटलीस्ट की जगह पहले रेड में वर्किंग करूंगा एग्जैक्टली 2 फ्रेंड्स। पहले इसकी निकाल लेते हैं। सो मैं कहूंगा एग्जैक्टली 2 फ्रेंड्स, कौन सा गेट है? बी। अब मेरे अल्फाज देखें, नाम है रिक, ब्रेंडा और अली। पहुंचेगा, पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा, पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा, पहुंचेगा, नहीं,
हाँ हाँ, सारा गेम सेटअप कर। अब यहां रिक का गेट बी पे पहुंचना 2/9, ब्रेंडा का तो 1/4 है, और ए का पहुंचना गेट बी 2/35, तो ये हो गया 1 - 2/35। गॉट द आइडिया? अब यही पैटर्न नीचे कंटिन्यू करें। 2/9 2/9 रहेगा, 1/4 के नीचे क्या आएगा? 1 - 1/4 ना पहुंचना, और इस वाले के नीचे 2/35। ये सारे आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मैं इस तरह ही ब्रैकेट बना दूं ताकि आपके जहन में रहे कि यू आर मल्टीप्लाइंग इट। और सबसे आखिरी 1 - 2/9, और यहां पे 1/4, यहां पे 2/35। ये ईदर दिस और दिस और दिस, ये आ गया। हो सकता है पहला ऑप्शन, हो सकता है दूसरा, हो सकता है तीसरा, लेकिन अभी मैंने एग्जामिनर का जवाब नहीं दिया, मैंने अपने हिस्से का जवाब दिया। एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब है एग्जैक्टली 2 और एग्जैक्टली 3, तीनों के 3 भी तो पहुंच सकते हैं। तो अब आप कहेंगे एग्जैक्टली 3, विच इज जस्ट 1 लाइन, रिक, ब्रेंडा, अली, दैट्स 2/9, दैट इज 1/4, दैट इज 2/35। तो इसको भी ऐड करेंगे एंड दैट विल बी द आंसर। क्लियर है? अच्छा, अब बात करते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑल 3। मुझे एक पेज की और जरूरत पड़ गई। अच्छा, अब ये कह रहे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑल 3 फ्रेंड्स विल चूज द सेम एंट्रेंस। रिक, ब्रेंडा, अली ये पहुंच गए ए पे, रिक, ब्रेंडा, अली ये पहुंच गए बी में, और ये मैं कर चुका हूं पहले में। ये हो गया रिक, ब्रेंडा, अली ये पहुंच गए सी में, रिक, ब्रेंडा, अली ये पहुंच गए डी में। अब अगर आपने ये टेबल बनाया होगा, जो कि एग्जामिनर ने नहीं कहा, आपकी अपनी क्रिएटिविटी है, यू मल्टीप्लाई किया प्लस यू मल्टीप्लाई किया प्लस यू मल्टीप्लाई किया प्लस यू मल्टीप्लाई किया, एंड दैट विल बी योर आंसर। तो ये जो लेक्चर नंबर 4 है वो हम यहां पे रोकते हैं प्रोबेबिलिटी का, एंड देयर इज मच मोर टू बी डन।